गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ब्यूरो में रहेंगे अगले आधे घंटे और पिछले शो से कविता जैन और सच्चिदानंद उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बांग से स्वाति होतकर और अमित सेठ भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। इसके अलावा आज बिग मार्केट वॉइसेस में दो खास मेहमान जुड़ेंगे। फंडामेंटल्स पर अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी और टेक्निकल्स के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा। साथ ही आईटी हार्डवेयर पीएलआई की मंजूरी पर बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीएफओ सौरभ गुप्ता के साथ। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट पर रुक। निफ्टी करीब 18 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 70 पॉइंट नीचे, लेकिन मार्केट को संभाला हुआ है आईटी ने। शानदार मोमेंटम इस समय आईटी इंडेक्स में। आईटी इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर इस समय आपको 1% ऊपर काम करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा मिड कैप्स में स्ट्रेंथ है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग ओबेरॉय रियल्टी एफएनओ का टॉप गेन है 4% ऊपर। उसके अलावा सारे मिड कैप आईटी या फार्मा स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें एलटीटीएस, आपका बिरला सॉफ्ट, कोफोज, एम्फेसिस, डिवीज लैब्स, बायोकॉन, ये सब स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। वीरू जी हाँ, तो ये आपने मार्केट की छोटी सी समरी समझी अनुज से, और हमारे साथ स्क्रीन पे इस वक्त पूरा का पूरा टेक्निकल पैनल मौजूद है। कविता जी और सचिन पिछले कार्यक्रम से यहाँ भी इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। उनका एक प्रोस्पेक्टिव लेंगे और फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेके हमारे साथ स्वाति होतकर, अमित सेठ मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले कविता जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? या वीरेंद्र जी, सो एज ऑफ नाउ मुझे इंडिया मार्ट काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। 2640 के लेवल पर है। ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है और अपने 20 डेमा को सरपास करने में है। सो 2664 2680 के लेवल्स के लिए इंडिया मार्ट पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2610 का। अनदर इज लाइक आईटी में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, सो टेक महिंद्रा पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ आप 1205 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1240 1245 के प्राइस टारगेट्स के लिए। ओके, सचिन आपकी क्या पिक्स रहेंगी इस समय की? क्लियरली मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में है एंड मुझे लग रहा है वहां पर एचसीएल टेक को भी लाइमलाइट में रखना चाहिए। जिस तरीके से 1300 के लेवल के ऊपर इसने एक चाल बनाई थी पिछले हफ्ते में, काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट इसने एस्टेब्लिश किया था। सो आई थिंक बेस वेल एस्टेब्लिश्ड है 1310 1320 के आसपास। आज का इंट्राडे स्विंग लो भी 1316 के आसपास है, तो स्टॉप लॉस 1320 पे लगा है एंड मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर थोड़े से पोजिशन लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री 1370 के लिए वेल पोजिशनड है। इंट्राडे के लिहाज से 1340 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली इसे होल्ड करना है 1370 के लक्ष्य के लिए 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो दूसरा पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ा सा मोमेंटम बेटर बन रहा है मेटल स्टॉक्स में एंड वहां पर सेल में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने पिछले 2 दिन की चाल अच्छी तरह मेंटेन की है एंड 90 का जो लेवल है मुझे लग रहा है वो अभी ये कॉन्फिडेंटली पार कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे एक मूव बन सकती है 95 96 तक की इसी पर्टिकुलर हफ्ते में। तो स्टॉप लॉस आप लगाए लगभग अराउंड 8850 पे एंड पोजिशन लॉन्ग्स ऐड करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अमित सेठ भी जुड़ गए हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी आपकी ट्रेड्स क्या रहेंगी? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, पहली पिक रहेगी मिड कैप आईटी से। मिड कैप आईटी से मुझे एलटीटीएस पसंद आ रहा है। यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। मिड कैप आईटी वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। एलटीटीएस में थोड़ा सा कैचअप प्ले है यहाँ पे, जिस हिसाब से कोफोज और परसिस्टेंट ने पहले अच्छा परफॉर्म किया, अब स्ट्रेंथ इसमें आ रही है। लगभग 4540 का इसका प्राइस है कैश में। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 4650 टू 4700 और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 4480 का। सेकेंड स्टॉक जो है थोड़ा सा हटके फ्रॉम आईटी एंड ऑल, दैट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। लास्ट सत्र में इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था विद वॉल्यूम्स, और आज थोड़ा सा उसमें फॉलोअप देख रहे हैं। मुझे लगता है सिंस इट इज अ 52 वीक हाई और जिस हिसाब से मोमेंटम है, स्टॉक 290 293 के लेवल्स टच कर सकता है। स्टॉप लॉस लगभग हम 281 का रखेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज। ओके, एक्साइड पे आपका करीब 281 का स्टॉप लॉस है। स्वाति जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स आज के लिए? मॉर्निंग। डेफिनेटली आज आईटी फेवर देख रहे हैं हम लोग कि काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो मे भी एक आईटी स्टॉक सिलेक्ट किया जो कि टीसीएस है।
ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा खासा वेट लिस्ट हुआ। आफ्टर अ डाउनफॉल उसने काफी दिनों के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स के साथ अपसाइड मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। तो 35-15 के रेंज में चल रहा है, करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 3480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। आई बिलीव इसमें 3600 तक की मोमेंटम हमें देखने मिल सकते हैं। तो एक आईटी बाय कॉल है मेरे टीसीएस। सेकेंड बाय कॉल मेरा है कैंटफिन होम पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम देख रहे हैं तो लास्ट 2 महीने से काफी साइडवेज मोमेंटम में कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। मैं प्रीएम्प्ट करूं कि इसमें ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। करंटली 773 774 के रेंज में चल रहा है। काफी दिनों के बाद इसने 50 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है करंट लेवल पे, तो आप बाई कीजिएगा सीएमपी पे। स्टॉप लॉस रखिएगा 760 का। आई बिलीव इसमें क्षमता है कि 800 के लेवल स्ट्रेच हो सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ मार्केट फंडामेंटल्स की। अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय आप कहाँ पर बेट ले रहे हैं? क्या बड़ी थीम नज़र आ रही है इस मार्केट में, कंसिडरिंग मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी काफ़ी मोमेंटम है? गुड मॉर्निंग अनुज। आपने एकदम सही सवाल पूछा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अभी भी करंट स्ट्रांग है। आई थिंक लास्ट पिछले 2-3 महीने से देयर आर काइंड ऑफ व्यूज इन द मार्केट, स्केप्टिकल्स इन द मार्केट कि मिड एंड स्मॉल कैप के बहुत वैल्यूएशन बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आप स्मॉल कैप का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, 2012 में 12% का रिटर्न ऑन कैपिटल हुआ करता था। आज वो 12% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया है 18%। और लार्ज कैप 2012 में 18% था और आज भी 18% है। सो द गैप बिटवीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिटवीन लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप का जो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो ये जो वैल्यूएशंस जो है, वेयर एवरीबडी इज पेंटिंग एनी स्मॉल कंपनी विद द सेम ब्रश, सो 250 से 5000 तक इंडिया में 5000 लिस्टेड कंपनी है और 250 ऑनवर्ड्स सबको स्मॉल कैप कहा जाता है। सो इट विल बी रॉन्ग टू पेंट एवरी कंपनी विद द सेम ब्रश। तो लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे काफी स्टॉक सिलेक्टिव बॉटम अप अप्रोच स्मॉल कैप में रहा इंपॉर्टेंट जरूरी है। और वहां पे अभी भी काफी कंपनीज है जहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। काफी कंपनीज है जहाँ के वैल्यूएशन में अभी भी काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और काफी कंपनी है जहाँ के आरओई और आरओसी काफी इंप्रूव हो चुके हैं। सो सिलेक्टिवली वी आर लुकिंग इनटू ऑटो एंसिलरीज, कैपिटल गुड्स, these are the two space, and consumer. These are the three space on which we are bullish between mid and small cap. ओके, कोई पर्टिकुलर अगर राजेश जी नाम ले सकें विद डिस्क्लेमर जो आपने रिसेंटली ऐड किए अपने पोर्टफोलियोज में इन्हीं स्पेसेस में से? Please put disclaimer because regulations are there are a lot of compliances have increased. So kindly please put a disclaimer. Companies which we may talk, we might be holding for our portfolio for our clients. So for example, जो capital goods की जो thesis है उसमें भी companies like for example Hitachi Energy है, which we continue to like these names. Companies जैसे for example which we have added in recently, companies like Rotopump. This is a company which is a very very special company है. They are into very niche segment within capital goods segment, and they are a global competitive in terms of their business. It is just not a domestic company, it is also into exports opportunity. So what I'm trying to say is that there are number of themes within it. एक data center theme है, एक electrification theme है, एक basically Europe +1 और China +1 की export opportunity theme है, एक smart grid की theme है. So these are the 4 themes within capital goods on which we are positive, and we are holding companies across these 4 sub segments जो कैपिटल गुड्स के अंदर आती है. अगर आप ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ देखें ये 4 सेगमेंट का, बिकॉज टोटल कैपिटल गुड्स का ऑर्डर इनफ्लो देख के इट डजंट बेसिकली हेल्प यू. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू डू द सेगमेंट वाइज कंपोनेंट वाइज एनालाइज करके जहां पे और ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ऐसी कंपनी हमें देखनी पड़ेगी. सो दिस आर द कंपनीज, दिस आर द बेसिकली सब सेगमेंट्स ऑन व्हिच वी हैव बीन वेरी बुलिश एंड वी कंटिन्यू टू लाइक दिस थीम्स. ऑटो एंसिलरी थीम्स आई थिंक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. And there are few companies which we continue to like, in this thesis, which we are positive, because यहाँ पे ICE से जो EV engine का component जो जा रहा है, तो ऑटो एंसिलरी कंपनी की जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो 2 to 3 times हो सकती है, provided they are at the right space, of the right side of the industry. So बहुत सारी कंपनी ऐसी रहेगी जहाँ पे बिजनेस मोमेंटम माइनस हो जाएगी और बहुत सारी कंपनी ऐसी रहेगी जहाँ पे बिजनेस मोमेंटम 3 से 4 गुना अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी.
तो बहुत सारी ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनी है ऑन विच आफ्टर डूइंग ए डिटेल बॉटम अप वर्क we are really liking those names and we kept adding to these names without giving into specific names. These are the basically 2-3 large themes on which we are bullish. ओके कुरारी साहब, अभी जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले रिस्क वेटेज बढ़ाने की बात जो आरबीआई द्वारा की गई, उसके बाद हमने पूरे एनबीएफसी स्पेस में एचएफसीज को रिड्यूस वगैरह उसमें से कर दिया, तो एक इम्पैक्ट देखा, बैंकों पे इम्पैक्ट देखा, एसबीआई कार्ड्स पे इम्पैक्ट देखा। हालांकि ये बात होनी थी, इस बात की अगर आप देखें तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी समय से थी। आरबीआई ने पहले भी अनसिक्योर्ड लोन्स पे काफ़ी समय से चिंता जतानी शुरू कर दी थी। आपका व्यू, अब आप एनबीएफसीज को इस बदले स्वरूप में देख कैसे रहे हैं, और आपका प्रेफर्ड स्पेस एनबीएफसीज में कैसा है, और ये जो डिप आया है उस पर आपका व्यू क्या है? इंक्रीमेंटली डेफिनेटली एक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटली नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो नेगेटिव है, बिकॉज इससे आपका अर्निंग्स ग्रोथ पे डायरेक्ट इंपैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका इंक्रीमेंटल लोन बुक ग्रोथ पे इंपैक्ट होता है, आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड में भी इंपैक्ट होता है, और इंक्रीमेंटल एसेट क्वालिटी पे भी इंपैक्ट होता है। तो ये तीनों चीजें में अगर आप शॉर्ट टर्म पूछे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म एंगल से अगर देखें तो इट मेक्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन क्रेडिट सिस्टम मच मोर स्ट्रॉन्गर। सो अनलाइक जैसे यूएस में जो प्रॉब्लम हुआ था, एनपीए का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, और जो इंडिया में कॉर्पोरेट साइड का एनपीए का प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम को एंटीसिपेट करते हुए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये अप्रोच एडॉप्ट करते हुए आरबीआई ने ये नए रेगुलेशन दिए हुए हैं। So it means banking system is becoming much more stricter, much more compliant, much more, I would say, asset quality wise much more better compared to probably काफी सारी जो दूसरी ग्लोबल बैंक्स होती है, उससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज मच स्ट्रॉन्गर। तो ये प्राइस टू बुक का जो अपना जो वैल्यूएशन का जो है, उसमें शायद एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म इट इज वेरी गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट आपकी बेटर हो रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव इंपैक्टेड। There are segments on which there is almost zero impact. Like for example, housing finance, zero impact. Gold finance, I don't see any significant impact on gold finance. Similarly, vehicle finance वाले जो है, उनको भी ज्यादा impact नहीं होने वाला है। तो ये 3 segments within NBFC, they are on a strong wicket. दूसरी एक अच्छी बात ये रही है कि जो conservative NBFC जो थी, उनके leverage ratio काफी नीचे है, तो उनको CET1 ratio में उनको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है, बिकॉज दे आर एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड। few banks and few NBFC raised money in last 2-3 months, which further helps to strengthen the balance sheet. So net one has to be again very selective within these themes. 2-3 segment जो मैंने बताया, जहाँ पे we are getting incrementally more positive, like जैसे gold finance, vehicle finance and housing finance. ये 3 themes are better rather than playing the unsecured loan, rather than playing the credit card loan, rather than paying the personal loans. So this basically the bifurcation what we are doing from the portfolio perspective, and if any corrective action is required, we are taking the right steps to make sure that we are aligned with the growth. अच्छा कुरारी साहब, इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स में एक स्पेस और इमर्ज हुआ है, और उनके अच्छे नंबर्स पे बाजार ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, वो है हॉस्पिटल्स की अर्निंग्स। लाइक फॉर इंस्टेंस अपोलो हॉस्पिटल्स अर्निंग्स हमने देखी इस बार डॉक्टर लाल पैथलैब की, उनकी अर्निंग्स में प्राइस हाइक के इम्पैक्ट उनके मार्जिन्स पर क्लियरली विजिबल हैं। जो एक एक्सपेंशन हुआ है पोस्ट कोविड, मेरे ख्याल से जो कोलैप्स था उसके बाद पहली बार, मतलब नॉन कोविड एरा में। आपका व्यू इन दोनों स्पेसेस पे क्या है? एक लास्ट 6 से 12 महीने का अगर आप पीरियड देखेंगे तो प्राइवेट इक्विटी में देयर इज ए वेरी वेरी हार्श विंटर। प्राइवेट इक्विटी फंडिंग काफी कम हो गई है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, चाहे जो डायग्नोस्टिक चेन जो आपने बताई, या चाहे वो डिजिटल बिजनेस जो एग्जिस्टिंग दूसरे डिजिटल जो लिस्टेड कंपनीज है, उनको इनका बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज द डिस्काउंटिंग इज रिड्यूसिंग, द प्राइस वॉर इज ऑलमोस्ट राइट नाउ बिकमिंग हेल्दियर रादर देन अर्लियर क्या था, अनहेल्दी था। अभी वो अनहेल्दियर नहीं है, अभी जो राइट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए वो लेवल पे है। तो आई थिंक दैट्स मैक्रो ट्रेंड व्हाट वी आर सीइंग, एंड वी आर प्लेइंग मोर थ्रू द डिजिटल बिजनेसेस, बिकॉज यहाँ पे डिजिटल बिजनेस में द स्केल अप इज गोइंग टू बी ह्यूज। जो कंपनी के पास ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग फंडिंग है और जो कंपनी को इंक्रीमेंटली डिस्काउंटिंग नहीं करना पड़ रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, एंड आगे जाके और भी बहुत बड़ा इसमें स्केल अप होने वाला है। सो अनलाइक द हॉस्पिटल्स बिजनेस और द डायग्नोस्टिक चेन, राइट नाउ
वी आर मोर पॉजिटिव ऑन द जो डिजिटल बिजनेसेस है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ आपका 2, 3, 4, 5 टाइम्स हो सकता है फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव, एंड वैल्यूएशंस आर अभी भी काफी रीजनेबल है. सो दैट्स बेसिकली हाउ वी आर प्लेइंग दिस winter in private equity, so to say, from the space perspective. ओके, चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अब हमारे साथ जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है इस समय मार्केट को देखकर, क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम है लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिजल आउट कर रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, लास्ट टाइम जब आपके शो पे बात हुई थी, तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली हमने निफ्टी में देखी है। 18,800 से लेके 19,800, ऑलमोस्ट 875 तक की रैली हमने देखी है। देखिए, जब ऐसा बड़ा मूव आया है, दो चीजें यहाँ पर देखने लायक है। एक तो जो ब्रॉडर मार्केट की जो रेजिलियंस है, ब्रॉडर मार्केट की जो आउट परफॉर्मेंस है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, वो वापस आती हुई दिखी। तो ये एक तरह से बता रहा है कि अंडरटोन जो है खास करके मार्केट की, वो बहुत बुलिश है। लेकिन एक कंसर्न ये है कि जो इंडेक्स में एफआईएस के शॉर्ट्स है वो अभी भी बने हुए हैं। तो अगर मैं डेटा देखूं तो 26 अक्टूबर को जब हमने बॉटम बनाया था तो तकरीबन 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट थे एफआईएस के, तकरीबन 1,33,000 लॉन्ग थे रिटेल के। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये 1.5 लाख का तकरीबन 1.36 लाख शॉर्ट आज भी खड़ा हुआ है, एज कम्पेयर टू 82,000 जहां पर रिटेल में लॉन्ग पोजीशंस में प्रॉफिट बुकिंग की। तो मुझे थोड़ा सा ये जो एफआई की शॉर्ट पोजीशनिंग है ये थोड़ी सी कॉशनरी लग रही है, और मुझे लगता है जब तक हम 850 का लेवल निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर नहीं निकालते हैं, इन शॉर्ट्स को मुझे लगता नहीं कि कोई तरह से चैलेंज होता हुआ दिख रहा है। और मेरे हिसाब से एक डिप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली हमने निफ्टी में देखी है, मुझे लगता है पुल बैक में हमें लेने की चेष्टा करनी चाहिए। 19,500 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड जो है वापस फेवरेबल होता है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो 19,500 के आसपास डिप का वेट कीजिए। जैसे आपने ठीक कहा कि बैंक निफ्टी, अगर ये अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की हम निकाल दें तो निफ्टी शायद एक नए ऑल टाइम हाई पर होता इस वक्त। तो क्लियरली जो शॉर्ट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट्स है वो बैंक निफ्टी के अंदर मौजूद है, और फिर निफ्टी जो कि काफी मिरर कर रहा है बैंकिंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस को, इन दो इंडाइसेस में शॉर्ट्स पोजीशंस मौजूद है। और उसमें भी अगर एक लेवल ग्रैनुलर लेवल पे जाए तो पीएसयू बैंक्स इनफैक्ट वापस टर्न अराउंड होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ये पेन मैक्सिमम बनता हुआ दिख रहा है। तो नेट नेट यहाँ पर फ्रेश बाय करने की एडवाइस नहीं है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। मेरे हिसाब से 19,500 अगर आता है तो 19,450 का स्टॉप लॉस लगाकर क्लोजिंग बेसिस पर लॉन्ग कीजिए। और मुझे लगता है कि 19,850 का पहला टारगेट, और 850 अगर निकल जाता है तो मुझे लगता है नया ऑल टाइम हाई यानी कि 20,222 का जो एक हाई था वो भी हमें निकलता हुआ दिखेगा आने वाले सेशंस में। तो पोजिशनली बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। बाय ऑन डिप्स। आईटी पर क्या करें अब राहुल, क्योंकि आईटी में अच्छी करेक्शन आई, 200 डे मूविंग एवरेज तक इंडेक्स गिरा और फिर वहां से बड़ी रैली। देखिए, 5 सेक्टर्स है जिसमें हमें लॉन्ग पोजीशंस बनाने जैसे लगती है, उसमें से आईटी एक है। इनफैक्ट पिछले वीक में आईटी बहुत ही अच्छी तरीके से घुमा है इंडेक्स लेवल पर, और जो मजेदार ट्रेड है यहाँ पर मिड कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर है। लार्ज कैप आईटी का जो चाल है थोड़ा दबा हुआ जरूर है, तो वहां पर मेरे हिसाब से इतना ट्रेडर्स को ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मिड कैप आईटी जैसे कोफोर्ज में हमने बड़ा मूव देखा, हमें लगता है कि जो बाकी स्टॉक्स है, एलटीआई, माइंट्री, एलटीटीएस, वहां पर ऐसे मूव्स आते हुए दिख सकते हैं। तो आईटी के अंदर रुझान पॉजिटिव है, सेक्टर है ये, इसमें करेक्शन देखा हमने, करेक्शन के बाद वापस जो एक तरह से हम जो सेक्टर रोटेशन देखते हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि आईटी के अंदर वापस पैसा आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि 5 से 10% का मूव मिड कैप आईटी स्टॉक्स में इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो काफी यहाँ पर पॉजिटिव है आईटी स्टॉक्स के अंदर। और जो बाकी 4 सेक्टर्स है, आई थिंक क्लियरली लीडरशिप जो है मार्केट के अंदर ब्रॉडली 3 सेक्टर से आ रही है, पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइजेस, रियलिटी और ऑटो। ये 3 सेक्टर्स है जहां पर हमें लगता है कि अगर डिप आती है, 19,500 का इंडेक्स आता है, तो इन सेक्टर्स में जो सेक्टोरल लीडर्स है उनमें एंट्री करने की कोशिश करें। और ओवरऑल जो एक तरह से नेगेटिव सेक्टर था आईटी, हमें लगता है कि अभी यहाँ से पॉजिटिव सेटअप करके चल सकते हैं। राहुल जी, आपने रियलिटी का जिक्र किया, रियलिटी में चेस क्या कर रहे हैं? आपके पास गोदरेज प्रॉपर्टीज है, डेरिवेटिव्स में डीएलएफ है, ओबरा रियलिटी है,
आप लोग का प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इसमें? ये देखिए हमारा प्रेफर्ड पिक इनफैक्ट दिवाली पिक में भी हमने डीएलएफ को ही लिया था। काफी जबरदस्त मूव रहा है, 520 के आसपास दिवाली के पहले ट्रेड कर रहा था। बहुत ही बेहतरीन मूव देखा है पूरे के पूरे स्पेस में। आई थिंक अगर यहाँ पर कोई स्टॉक डिप पे लेने जैसा है तो डीएलएफ है मेरे हिसाब से। तकरीबन 620 615 के आसपास आ जाता है डिप में, तो वहां पर बाई करें 600 का स्टॉप लॉस लगा के। मुझे स्ट्रक्चरली लगता है कि ये 750 रुपए का स्टॉक है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जो मल्टी ईयर का जो ब्रेकआउट रियलिटी इंडेक्स में हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में आते हुए, मुझे लगता है लंबी चाल है। हमने जनवरी में पीएससी इंडेक्स की बात की थी और पिछले 7-8 महीनों में बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिला पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। वैसा मूव आई थिंक यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। तो स्ट्रक्चरली हमें लगता है 750 तक के टारगेट्स, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि तकरीबन 660 670 तक के टारगेट्स आपको डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कुछ बिग टिकट साइज काउंटर्स में राहुल जी बहुत अच्छा पैसा बना है। आप देखिए डिक्सन को, आप देखिए ट्रेंट को, आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स को। ये 2-3 स्टॉक्स बहुत बड़ा मूव दे के आए हैं, और अच्छी बात यह है कि अब ये अपने प्रीवियस हाइज को स्ट्राइक कर रहे हैं। इनमें से किस में इंडिविजुअली आपको अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मैं नवंबर से दिसंबर तक जाते हुए बात करूँ तो? ये देखिए ये वैसे सेटअप्स है जहां पर ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आया, लेकिन इनमें लाइक रिलेटिव परफॉर्मेंस बनी रही। इनमें से आई थिंक अभी भी अगर कोई स्टॉक अगर पकड़ना है तो आई थिंक डिक्सन टेक पे ध्यान दिया जा सकता है। लगातार स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज पर पिछले 3 महीने में हर बार डिप आया, हर बार ये डिप बाय होता हुआ दिखा, और मुझे लगता है कि अब स्टॉक तैयार है यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट देने के लिए। तकरीबन लास्ट मंथ हमने 5600 के आसपास एक टॉप बनते हुए देखा था। आई थिंक ये टॉप अब की बार निकल सकता है, और मजे की बात ये है कि इसके बाद जो बड़ा मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है वो सीधा 6000 के ऊपर है। तो तकरीबन 10 से 12% का अपसाइड शॉर्ट टर्म में, और मुझे लगता है स्ट्रक्चरली आई थिंक ये वैसा वाला सेटअप हो सकता है कि आप सिर्फ ट्रेंड को पकड़कर राइड कीजिए, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहिए, और टारगेट बोल पाना इसके अंदर काफी डिफिकल्ट होगा। तो एज ऑफ नाउ 6000 6100 के टारगेट्स के लिए स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि एक तेजी इसमें शुरू हुई है, और ओवरऑल हमें लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाकर इस राइड को प्ले किया जा सकता है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस नोट पर एंड करेंगे क्योंकि आपको शायद हैरानी होगी जानकर हमारा अगला जो डिस्कशन है वो डिक्सन पर ही होने वाला है। डिक्सन की मैनेजमेंट हमें ज्वाइन कर रही है, तो इनफैक्ट उनसे बात कर लेते हैं। अब देश में आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस पीएलआई के तहत 27 कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। जिन कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है उसमें डिक्सन टेक भी शामिल है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता जुड़ गए हैं। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट होगी और यहाँ से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पीएलआई से आपको कितना बेनिफिट होगा? तो अनुज, हमने जो गवर्नमेंट में जो हमारी स्कीम अप्रूव हुई है, हमने हाइब्रिड कैटेगरी में अप्लाई किया था, जिसमें हमने गवर्नमेंट को कमिट किया अराउंड 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जो कि फाइनल असेंबली और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएगी। और हमने कॉम्युलेटिवली हमें लगता है कि स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और 6 साल तक उसके बाद हम 48,000 करोड़ की हम लोग रेवेन्यू कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इनिशियल सालों में कम होगा और धीरे धीरे ये नंबर हर साल ग्रो करेगा। तो 48,000 करोड़ की आप इसमें रेवेन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आप एक वेफर थिन मार्जिन पर काम करते हैं सौरभ जी, तो इससे आपका नेट इम्पैक्ट कितना आने वाला है ईपीएस पर? हाँ, तो जैसे हमारा टिपिकली कोई भी प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस होता है जहां पे हम अराउंड 2.7 to 3% मार्जिन करते हैं, तो सिमिलरली इसमें भी उतना ही रहेगा ये। बट जनरली ऐसे बिजनेस में हमारी वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में रखते हैं और एसेट टर्नओवर रेशियो अच्छा रहता है, तो इस बिजनेसेस में आरओसी प्रोफाइल बहुत अच्छा रहता है। जैसे आपने हमारा टीवी बिजनेस में देखा होगा या मोबाइल बिजनेस में देखा होगा, तो सिमिलरली हमें लगता है ये आईटी हार्डवेयर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और इसमें ये रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे रहेंगे। सौरभ जी एग्जैक्टली आपने 48,000 करोड़ की मतलब ऑलमोस्ट हाफ ट्रिलियन बताया। इनिशियल ईयर्स में, शुरुआती 2 साल में कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं CY 25 तक मान के चलूँ तो? अगले साल हमें लगता है ये नंबर कहीं भी 1000 से 2000 करोड़ के बीच में हो सकता है, और उसके बाद इस नंबर में ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ हो सकती है उसके अगले साल, मतलब नेक्स्ट ईयर। 1000 से 2000 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो नेक्स्ट ईयर और अगले साल अगर आप देखिए कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सौरभ जी एक और चीज़, आई मीन
ये महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये बताइए, ठीक है, मैं PLI पे मुद्दे पे बात करने के लिए आपको आमंत्रित किया है, लेकिन ये 2 महीने गुजर कैसे रहे हैं? वाइट गुड सेगमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, मोबाइल के लिए, टीवी सेगमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए। डिमांड कैसी रही है इस 2 महीनों में, और आप अभी इस वक्त कितनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, हमारी डिमांड जो दिवाली तक थी, जो कि आप नवंबर फर्स्ट वीक तक लेके चलिए, डिमांड बहुत अच्छी थी हमारी। मोबाइल में काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखी है हमें, और भी वर्टिकल्स में अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखी है। दिवाली के बाद जनरली देखा जाता है हिस्टोरिकली भी कि थोड़ा-सा स्लो डाउन आता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंटरी चैनल में होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है लिक्विडेट होने में। बट क्लियरली हमें लगता है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स ये मोमेंटम फिर कंटिन्यू करेगा। बट ओवरऑल दिवाली जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से हमारी सेल्स उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रही है। मेरा इसमें एक फॉलोअप था इस बार, लेकिन दिवाली के बाद वर्ल्ड कप आया, तो उससे कुछ इम्पैक्ट आया होगा क्या आपके बिजनेस में? तो टीवी की सेल्स थोड़ी सी मैं कहूँगा तो हमारी टीवी की सेल्स और मोबाइल सेल्स दोनों अच्छी रही हैं। अब देखना है कि मोमेंटम भी कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता। वीरू सॉरी, मेरे को एक फॉलोअप पूछना था, इसके लिए आपके पास एक और सवाल था। हाँ, मैं सौरभ जी, आप यकीन मानिए, आज से कुछ महीने पहले मई की बात है, जब आपके अर्निंग्स रिपोर्ट हुई थी और आपने टॉप लाइन को लेकर अनिश्चितता जाहिर की थी। मुझे अनुज और मई थे उस टाइम क्लोजिंग में, आपने गाइडेंस देने से मना किया था, बट वहाँ से देखिए आपके स्टॉक में मतलब एक सब्सटेंशियल रन अप है। थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे सर, ये जो फुल ईयर है, विद व्हाट काइंड ऑफ टॉप लाइन और मार्जिन्स आप एंड करेंगे इस कैलेंडर इस फाइनेंशियल ईयर को? मैं सर कोई नंबर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि काफी फैक्टर्स हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल रहते हैं। इन्फ्लेशन है, डिमांड कैसी रहती है, प्लस हम लोग B2B कंपनी है। अल्टीमेटली परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस कस्टमर्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। बट मैं ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि कंटिन्यूसली हम हर वर्टिकल में हायर शेयर ऑफ वॉलेट ले रहे हैं कस्टमर्स का। हम नए कस्टमर्स को ऐड कर रहे हैं, हम नए वर्टिकल्स में आ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी जैसे IT हार्डवेयर में आई है, ऐसे हमारी मोबाइल की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही है। तो हम लोग क्लियरली आउट परफॉर्म करेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ को, और हमारी कॉम्पिटिटर से भी हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। ओके, चलिए सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज आपने सभी पहलुओं पर, स्पेशली इस PLI पर, और इनिशियल ईयर्स में कितना कंट्रीब्यूशन होगा टॉप लाइन में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में कितना होगा, सब पे कमेंट की। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लेके आइए, इट्स 19745। अभी हम डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए, और आप जो सुबह स्विंग हाई था, मतलब जिस पर हम एग्जैक्टली ट्रेड नहीं कर पाए थे, जहाँ से कोलैप्स हुए थे, हम करीब करीब गए 19700 तक, आज के सबसे बड़े पुट राइटर के जोन में। वहाँ से एक अच्छा सा पुल बैक लेकर ट्रेड करते हुए स्वाति जी, एक बार एक टिप्पणी आप अच्छा, सिर्फ अमित जी हैं, अमित जी हमारे साथ। अमित जी, एक बार एक दिग्गज को देखिए, एंड आई थिंक इट्स HDFC बैंक, जिस पर मैं आपका व्यू चाहूँगा। अभी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, कुछ कॉन्फिडेंस बन रहा है आपका अमित जी की एक अच्छी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज 20 डेमा के ऊपर कर रहा है? जी डेफिनेटली, यहाँ पे एक अच्छा खासा हम बेस बिल्डिंग देख रहे हैं। कोई भी बाजार की वॉलेटिलिटी में वीरेंद्र जी देख रहे हैं कि 1480 से लेके 1500 के लेवल्स होल्ड कर रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि 10 और 20 यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म बाउंस यहाँ पे 1530 1535 का बन सकता है, एंड इन दैट केस स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 1490 लेवल्स का। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाजार में थोड़ी सी मजबूती लौटी है। निफ्टी बैंक 43681 पे अब हम जा रहे हैं आज का सबसे क्रिटिकल एवरेज छूने के लिए। याद रखिएगा 43719 पे बैंक निफ्टी का 20 डेमा परसिस्ट करता है, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रीगेन करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे इंडस्ट्रीज। नीरज जी को प्रणाम करते हैं। नीरज जी,